हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करेंट अफेयर के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे लिए 66 बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को एनालाइज किया होगा तो आप इस निष्कर्ष पे ज़रूरी पहुँचे होंगे कि जो हमारा करेंट अफेयर का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम मेंस की बात करते हैं। ना सिर्फ जीएस पेपर 1 के सेक्शन बी में जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें, बल्कि जीएस पेपर 2 में भी, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, करंट हो, साइंस एंड एनवायरनमेंट हो, इस सब से भी जो सवाल आते हैं उसमें जो टेल अटैच होता है क्वेश्चन में, वो करंट का एक टॉपिक वो ऐड कर देते हैं। या फिर जब आप आंसर लिख रहे होते हैं तो अगर आपके पास करंट इवेंट से रिलेटेड फैक्ट्स नहीं है तो आपका आंसर उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो करंट अफेयर है हमारा, वो पोर्शन बहुत ही अच्छे से हमने कवर किया हो, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो एक चीज़ जो बीपीएससी हर बार ही पूछ लेती है इनडायरेक्ट वे में या फिर डायरेक्ट वे में, वो है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। अगर आप किसी क्वेश्चन को आंसर भी कर रहे हैं तो भी आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप लिखेंगे वहाँ पे कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। और कई बार तो बीपीएससी डायरेक्ट स्कीम पे ही सवाल पूछ लेती है। तो दोनों लिहाज से गवर्नमेंट स्कीम जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में मेंशन किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके बारे में पूरा जहान की नॉलेज रखें, बस थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट नॉलेज कि है किसके बारे में, एम क्या है, मिनिस्ट्री क्या है, इस तरह की चीज़ें, ताकि अगर डायरेक्ट सवाल पूछे तो आप आंसर कर सके, इनडायरेक्ट पूछे मतलब इनडायरेक्ट अगर आपको अपने आंसर में वैल्यू एडिशन करना हो तो भी आपके पास जानकारी हो। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये स्कीम है किस चीज़ के बारे में, तो आपको ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन से आंसर में मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्कीम के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन रखें। तो ऐसी कुछ स्कीम्स है। सबसे पहला स्कीम जो है यहाँ पे वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। आपको भी पता है ये स्कीम कितना इम्पोर्टेंट है। हमेशा ही आपको पेपर में या फिर न्यूज़ में आपको इस स्कीम के बारे में मेंशन मिल जाएगा। तो आप इस स्कीम के बारे में थॉरो नॉलेज रखिए। हो सकता है इस स्कीम से ही रिलेटेड वो सवाल पूछ दे। वैसे भी फार्मर स्ट्रेस, फार्मर क्राइसिस, ये हमेशा से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है। उसी तरह दूसरा जो हमारा स्कीम है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तीसरा जो है इस बार के बजट में इसके बारे में मेंशन किया गया था और इम्पोर्टेंस भी है इसकी बहुत ज़्यादा, वह है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। जब आप आंसर राइटिंग करें तो आपको ये हेल्प करेगा अपने आंसर को फ्रेम करने में। तीसरा हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषि उन्नति योजना से है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से सवाल पूछा हुआ है, बट जो टेल में अटैच होता है वो आपसे करंट से ही टेल अटैच करेंगे, तो ये स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोर्थ है हमारा मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अभी आपने देखा होगा किसान रेल चला है या फिर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। स्पेशली कोरोना वायरस पैंडेमिक जो हुआ था उस टाइम पे कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक कॉरिडोर, हर्बल कॉरिडोर, और अगर यहाँ पे आप बिहार का एंगल देखें तो बिहार सरकार के द्वारा भी कहा गया है कि वो हर्बल कॉरिडोर जो है, अश्वगंधा कॉरिडोर, वो बनाने वाली है। तो इस तरह से जो मिशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इस पर तो बीपीएससी ने सवाल पूछा भी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसके बारे में आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा। इसका बेनिफिट क्या हुआ है, नीड क्या था, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, आगे क्या करना चाहिए। देन ये एग्रीकल्चर से आप इसको ऐड कर सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगर ये सवाल ना भी पूछे तो आप इसको अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं इस स्कीम के बारे में। सिमिलरली परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित, या फिर जब हम कार्बन इमिशन या फिर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो अनसाइंटिफिक है। तो इस तरह की कुछ स्कीम्स के बारे में मेंशन करके हम बता सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्कीम है वो भी इसी से संबंधित है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। उसके बाद ये तो आपको इन्वायरमेंट से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नैम, ये मार्केट प्राइस पॉलिसी से संबंधित है। जब हम ये कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी करनी चाहिए या फिर डबलिंग द फार्मर इनकम, तो वहाँ पे हम इस दो स्कीम के बारे में मेंशन कर सकते हैं, इस तीन स्कीम के बारे में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान एंड किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो है वो स्कीम के बारे में हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम हो जाता है।
इसके अलावा कुछ और स्कीम है जब हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर हम मेडिकल क्षेत्र की बात करते हैं, तो एक तो है हमारा नेशनल आयुष मिशन। और कोरोना वायरस के टाइम पे आपने प्रधानमंत्री के मुंह से भी इस वर्ड को बहुत बारी सुना होगा। तो जन औषधि केंद्र आयुष मिशन क्या है, एक ब्रीफ नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में क्वेश्चन आंसर करेंगे तो श्योरली आप वे फॉरवर्ड में या कंक्लूजन में इस स्कीम के बारे में मेंशन कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली सवाल ना भी पूछ रहा हो तो। उसी तरह एक स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि उड़ान। उड़ान मुझे लगता है ये बिहार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने बिहार बजट देखा होगा तो मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो एविएशन सेक्टर में ही बिहार का हुआ है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट स्कीम हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पर थोड़े सा एक नज़र ज़रूर ही दें कि ये है क्या। और भी कुछ स्कीम्स है जो काफ़ी टाइम से सुर्खियों में है। तो स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नमामि गंगे, ये सारे स्कीम का ये ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ये सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है, अब तक इसका जर्नी क्या है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, तो इतने साल हो गए मतलब इसको इम्प्लीमेंट किए हुए, ज़मीन पे इसका हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। किसी और क्वेश्चन में टेल अटैच करके इसके बारे में पूछा जा सकता है। जल जीवन हरियाली मिशन, चाहे वो वाटर कंजर्वेशन हो जाए, इन्वायरमेंट हो जाए, या फिर बिहार सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, तो आप इस मिशन को तो ज़रूर ही याद रखें, जल जीवन मिशन के बारे में। देन पोस्ट पेंडेमिक कोरोना वायरस के टाइम पे हमने देखा है कि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिजिटल हो रहा है, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिसिन हो, सारी चीज़ें। डिजिटल इंडिया बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा। सिमिलरली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन अमृत, ज़्यादा नहीं, बस बिहार के कौन कौन से ज़िले इसमें शामिल हैं इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज इज़ मोर देन इनफ। सिमिलरली अगर मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो एक स्कीम जो मेरे दिमाग में आती है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद मातृत्व वंदना योजना। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस सतही तौर पे ब्रीफ नॉलेज की है क्या, कब लॉन्च हुआ था, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसे ही। सिंपली फिर अटल इनोवेशन मिशन है, इसको आप डिजिटल इंडिया से ऐड करके देख सकते हैं। हमारे पास अभी हम वैक्सीन कैपिटल कहलाते हैं, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक और स्कीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। खास करके बिहार के कितने सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे शामिल हैं, क्योंकि जब चाहे क्वेश्चन नक्सलिज्म से पूछे तो आप यहाँ पे इस स्कीम के बारे में मेंशन कर सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम चलाया जा रहा है। उसके बाद एक प्रगति स्कीम है, जब गुड गवर्नेंस से बात आती है तो वहाँ पे आप इस स्कीम के बारे में मेंशन कर सकते हैं। किसान रेल मैंने आपको कहा था, हॉर्टिकल्चर से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। भारतमाला परियोजना जब हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में तब। उसके बाद जब अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं, अर्बनाइजेशन से संबंधित अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के बारे में ज़रूर ही बताएंगे। मनरेगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था, वेज जो है वो इंक्रीज़ हुआ था इसका, तो इसलिए मनरेगा का ओवरऑल थ्रू आउट जो इसका है वो आपको मालूम होना चाहिए। ये हमने कुछ स्कीम्स देखे हैं जो एज अ स्टूडेंट अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपके पास नॉलेज होना ही होना चाहिए इन सारे स्कीम्स का। और अगर रिसेंट में कोई नई स्कीम लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा तो उसके बारे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं करंट में एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बीपीएससी फोकस करती है, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर का क्वेश्चन। ऑल्दो 65th बीपीएससी में थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि एक भी आईआर का क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था एज सच रिलेशनशिप से संबंधित, बट हमेशा से ही पूछते आई है, और एज ए स्टूडेंट हमें जो है वो अपना प्रिपरेशन जो है वो करना ही होगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता है बीपीएससी का, वो इंडिया के नेबरहुड पे ही रहता है। वो ज़्यादा आपसे डीप में नहीं पूछेंगे कि इंडिया यूरोप का क्या रिलेशन है या फिर इंडिया साउथ अफ्रीका का क्या रिलेशन है, उतना नहीं जाते वो। नेबरहुड के आसपास ही उनके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो नेबरहुड में सबसे पहले तो नेपाल, नेपाल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सवाल ऐसे फ्रेम हो सकता है कि चाइना के इंटरवेंशन की वजह से हमारे जो और नेबरहुड कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से दूर जा रहे हैं, तो क्या इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फेलियर है, आपका क्या मत है, काइंड ऑफ थिंग करके वो पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी का सिनेरियो क्या है इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप में, हिस्ट्री क्या रही है इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप की। जब हम रिलेशनशिप से संबंधित सवाल को डिस्कस करते हैं ना, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। इंडिया नेपाल का जो हिस्ट्री रहा है उसका ब्रीफ नॉलेज, क्योंकि इंट्रोडक्शन आप ऐसे ही शुरुआत करेंगे। उसके बाद स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, यानी कि दोनों रिलेशनशिप है तो कैसा है, कल्चरल होगा, इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल होगा, स्ट्रैटेजिक होगा, डिफेंस होगा, ये होता है ना। तो ये सारे के जो एंगल है अगर आप सेपरेट कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी कंटेंट आ जाएगा लिखने के लिए। फिर
प्रॉब्लम एरियाज कौन कौन से हैं, तो आपने सारे प्रॉब्लम बता दिए। वंस अगर आपको प्रॉब्लम एरिया पता है तो आप बता सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। जैसे कि बांग्लादेश है, हमको पता है यहाँ पे हमारा बॉर्डर इशू जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, तिस्ता वाटर प्रॉब्लम है, रोहिंग्या वाला इशू जो प्रॉब्लम है, एनआरसी प्रॉब्लम है, चाइना का इंटरवेंशन प्रॉब्लम है, इंडिया जो प्रोजेक्ट टाइमली फिनिश नहीं करता वो प्रॉब्लम है। अब हमें प्रॉब्लम पता है तो हम सॉल्यूशन जो है वो अपने मन से लिख सकते हैं। तो किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है उसके आयाम, प्रॉब्लम कहाँ है, वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। सिमिलरली श्रीलंका है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पीस प्रोसेस चल रहा है। अब देखते हैं क्योंकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है तो ये किस करवट बदलता है, पर अफगानिस्तान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पाकिस्तान, पाकिस्तान थोड़ा सा स्टैटिक हो गया है क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक टाइज ऑल टाइम लो पे है, तो पाकिस्तान उतना इंपॉर्टेंट है नहीं जितना अफगानिस्तान है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। एक और टर्म जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईआर में वो है इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक को लेके रशिया के भी स्टेटमेंट आते हैं, यूएस के भी आते हैं, चाइना के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं। तो इंडो स्पेसिफिक क्या है, कहाँ से कहाँ तक, इंडिया का क्या मानना है, इंडो स्पेसिफिक कौन से जोन में है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंडिया यूएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ है, जो बाइडन जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। तो क्या इंडिया और यूएस का रिलेशनशिप चेंज होगा उनके आने के बाद, या फिर इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में कौन से ऐसे कंटेंशियस इशू है, जैसे कि ट्रेड डील रुका हुआ था, H1B वीजा इशू वो रुका हुआ था। उसके बाद जो बाइडन जिनको कहा जाता है कि वो चाइना के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो उनके आने के बाद चाइना के इंडिया और चाइना की पॉलिसी किस करवट मोड़ लेगी। उसके बाद जो बाइडन पाकिस्तान को जो मिलिट्री हेल्प है वो वापस से शुरू करेंगे, तो ये इंडिया के लिए सही पोजीशन नहीं है। यूएस का जो भी स्टैंड होगा इन मिडिल ईस्ट, इन अफगानिस्तान, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पे। तो पूरा का पूरा आपको जो 360 एंगल होता है ना, आपको इंडो यूएस रिलेशनशिप आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा नोट्स, और करंट में जो भी अफेयर्स हो आप उसको ऐड करते जाए। तो इंडो यूएस रिलेशनशिप इज सुपर इम्पॉर्टेंट। इसी तरह इंडो रशिया है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिश्ते अभी जो हैं वो नॉर्मली चल रहे हैं, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है। जैसे इंडिया यूएस में है, यहाँ पे तो एक शिफ्ट हुआ है तो इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी आपको एक पता होना चाहिए इंडो और रशिया का रिलेशनशिप क्या रहा है, हिस्ट्री, करेंट, अभी क्या प्रॉब्लम्स है, काइंड ऑफ थिंग। इंडो वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में बहुत सारी चीज़ें हुई है जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड, आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इंडिया का क्या पॉलिसी है व्हेन इट कम्स टू वेस्ट एशिया के कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, यूएस का क्या एंगल है, काइंड ऑफ थिंग। इंडो चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है बॉर्डर पे हमारा इशू चल रहा है, ट्रेड वाला हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। इंडो पैसिफिक भी प्रॉब्लम है, डिप्लोमेसी, चाइना का जो इंटरफेरेंस है हमारे नेबरहुड में, ये सारी जो है इस हिसाब से देखें तो चाइना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चाइना, यूएस एंड इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी ये सुपर इंपॉर्टेंट है। आसियान भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ RCEP एंड बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि अगर हम इंडो चाइना को डील कर रहे हैं तो आपको आसियान के बारे में मेंशन करना होगा। और अगर कुछ चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आसियान एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सार्क, बिम्स्टेक, NSD, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, SCO, WHO, WTO, NAM एंड FATF, ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या है, कब ये स्थापित हुआ था, एम क्या है, इंडिया क्यों मेंबर बनना चाहता है, नहीं बनना चाहते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स से संबंधित इंडिया को परमानेंट सीट, हमारा जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें बेसिक है, किसी भी स्टूडेंट को मालूम होना ही चाहिए। अगर कुछ अकॉर्ड्स की मैं बात करूँ तो अब्राहम अकॉर्ड एंड दोहा अकॉर्ड, ये दो अकॉर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर रिलेशनशिप से हट के हम थोड़ी सी बात करें तो ब्रेग्जिट, पोस्ट ब्रेग्जिट इंडिया यूके रिलेशनशिप, इंडिया EU रिलेशनशिप कैसा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी करंट में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। फिर पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, मेडिकल डिप्लोमेसी क्या है, मल्टीलेटरलिज्म क्या ख़त्म हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं वो। तो अगर आपको पता नहीं कि पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से शिफ्ट हो रहा है या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे शिफ्ट हो रही है, वैक्सीन नेशनलिज्म क्या है, मेडिकल डिप्लोमेसी क्या है, तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो कुछ चीज़ें जो होती है, क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेम, वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, वो थोड़े से इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। कुछ होते हैं जो डायरेक्टली पूछ देते हैं, जैसे इंडिया यूएस रिलेशनशिप है तो आपको पता है कि ये पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, वो इनडायरेक्ट वे में फ्रेम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़े से अलग टॉपिक पे, ये भी करेंट का ही हमारा टॉपिक है। एक टॉपिक जो आपके दिमाग में भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित, इसको कम्प्लीटली आप रिमेंबर कर लें, सारी चीज़ें, सारी प्रोविजंस।
ड्रग अब्यूज़ इन इंडिया, सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में था, अभी भी रेड्स हो ही रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, तो ये आप ज़रूर ही इस पे ध्यान दें। फार्म लॉ अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन नेशन वन लैंग्वेज, हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने इसके बारे में कहा था। साउथ इंडिया में वैसे भी ये इशू रुक रुक के आते ही रहता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ये आप पॉलिटी में एज अ टेल अटैच करके आपसे पूछा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आरटीआई के अंदर आना चाहिए कि नहीं, ये काफ़ी टाइम से है, पता नहीं बीपीएससी पूछेगी कि नहीं, पर आपको एक प्रोज एंड कॉन्स आपको मालूम होने चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन, ये दो भी सुपर इंपॉर्टेंट है अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो। फ्रेंड्स, ये हमारे थे कुछ हिट क्वेश्चंस। अगर आप इतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप श्योर रहें कि आपका जो मेंस है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एरिया जो है करंट के टॉपिक का वो कवर कर लिया है। अगर कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं बताए हैं, तो क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली है अभी तक कि आप उसको भी आंसर कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट उस टॉपिक से ही पूछते हैं। समटाइम्स इनडायरेक्ट वे में भी सवाल फ्रेम किए जा सकते हैं, या फिर आपका मत पूछा जा सकता है। अगर 65th में हम देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में स्टूडेंट का जो है वो पूछा गया है कि आपका जो है मत है वो क्या है, आप क्या सोचते हैं। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, और वो जो थिंकिंग है वो डेवलप होती है जब आप पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है बट आपको पता नहीं है कि 20 मिनट के अंदर 4 पेजेस में आप उसको कैसे एडजस्ट करें, कैसे अट्रैक्टिव बना के प्रस्तुत करें, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं उसको प्लीज़ पढ़ने का प्रयास करें। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।